हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 11th होम साइंस सब्जेक्ट यानी गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 12 है आपका ये वित्तीय प्रबंधन एवं योजना। इससे पहले के सारे चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले हमारा, जो क्लास 11 सीएसपी नाम से है। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जो भी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट है वो बता दी जाएगी। और हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो आते हैं उनके सारे लिंक भी जो है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट विजिट करें हमारी जरूर, जो एकलव्य स्टडी पॉइंट .com नाम से है। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही आप सारे लेक्चर के जो भी पीडीएफ नोट्स हैं वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं वित्तीय प्रबंधन एवं योजना क्या है। तो वित्तीय प्रबंधन क्या होता है? तो देखिए, परिवार की सभी प्रकार की जो आय होती है, जैसे वेतन के रूप में हो, मजदूरी, किराया आदि के रूप में जो भी एक परिवार के पास आय आती है, उसका उचित उपयोग करने की योजना बनाना, नियंत्रण करना और मूल्यांकन करना ही वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। यानी जो भी आपकी आय है उसका आप सही से प्रयोग करें, उसे ही क्या कहा जाता है? वित्तीय प्रबंधन कहा जाता है। आय के सही उपयोग को पारिवारिक आवश्यकताओं और लक्ष्यों की पूर्ति करना होता है। ठीक है, अगर सरल शब्दों में कहें तो कहें भाई, जो भी एक परिवार है उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं और भविष्य के जो भी उसके लक्ष्य हैं, वो क्या करे? अपनी आय को इस तरह से मैनेज करे। ठीक है ना, इस तरह से मैनेज करे कि भाई वो उन सब लक्ष्यों को भी हासिल कर ले और जो परिवार की आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा कर ले, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? वित्तीय प्रबंधन कहेंगे। वित्तीय योजना क्या होती है? तो यह योजना जिसके माध्यम से परिवार यह सुनिश्चित करता है कि उसकी आय का उपयोग सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा भविष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति दोनों के लिए हो सके। ठीक है, तो वित्तीय योजना क्या है कि भाई वो परिवार की आवश्यकताएं भी पूरी कर सके और भविष्य में अगर कुछ लक्ष्य रखे हैं किसी के लिए तो उनको भी प्राप्त कर सके। तो यही क्या होता है? वित्तीय योजना होता है। उदाहरण जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई, मकान निर्माण हो गया, सेवानिवृत्ति के लिए बचत हो गई। ठीक है, तो ये सारी क्या है भाई? एक वित्तीय योजनाएं होती हैं जो मनुष्य अपनी आय को भविष्य में खर्च करने के लिए करता है। प्रबंधन क्या होता है? तो लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करना ही प्रबंधन कहलाता है। यानी आपने कोई लक्ष्य है, आपके आपके कोई उद्देश्य है, तो उसकी प्राप्ति के लिए जब आप क्या करते हैं भाई? योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, या उस जो भी संसाधन है आपके, उस संसाधनों को सही से इस्तेमाल करते हैं, तो वही क्या होता है? प्रबंधन होता है। अर्थात योजनाबद्ध तरीके से कार्य करके सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना। यानी जो आपके संसाधन है, ऐसी योजना बनाएं कि आप उन संसाधनों से जो भी आपके काम है उनका सर्वोत्तम परिणाम जो है वो प्राप्त कर सकें। पारिवारिक आय क्या होती है? तो परिवार के सभी सदस्यों द्वारा, ठीक है, जो सभी स्रोत होते हैं वहां से अगर वो लोग आय प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पारिवारिक आय कहा जाता है। यह आय वार्षिक भी हो सकती है, मासिक भी हो सकती है, साप्ताहिक भी हो सकती है और दैनिक भी हो सकती है। ठीक है, तो जो परिवार के सारे सदस्य हैं वो किसी ना किसी स्रोत से पैसा कमाते हैं, तो उन सबकी आय को अगर हम प्लस कर देते हैं तो क्या बनती है? पारिवारिक आय। ठीक है, तो पैसा भाई किसी को मासिक मिलता है, किसी को दैनिक मिलता है, किसी को साप्ताहिक मिलता है, किसी को वार्षिक भी मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे वेतन हो गया, ठीक है ना, मासिक मिलता है। मजदूरी जो होती है वो दैनिक होती है। कमीशन वाला होता है भाई, साप्ताहिक भी हो सकता है। ठीक है, साल का भी हो सकता है। किराया हो गया, ये भी आपका भाई साल का भी हो सकता है, आप महीने में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? पारिवारिक आय के साधन होते हैं। पारिवारिक आय के प्रकार, तो देखिए परिवार को जो आय मिलती है वो तीन प्रकार से मिलती है। ठीक है, एक जो होती है आपकी मुद्रा आय होती है, ये नगद के रूप में प्राप्त आय, जैसे वेतन हो गया, किराया हो गया, ब्याज हो गया, तो ये क्या मिलती है आपको? मुद्रा के रूप में मिलती है। ठीक है, दूसरी जो होती है वो वास्तविक आय होती है, वस्तुओं या सेवाओं के रूप में प्राप्त लाभ, जैसे घर का बना भोजन हो गया, स्वयं का घर हो गया, परिवार द्वारा किया गया श्रम हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है? वास्तविक आय होता है। ठीक है, इसकी मौद्रिक वैल्यू नहीं होती, लेकिन इसकी वास्तविक आय में वैल्यू होती है। आत्मिक आय, मानसिक संतोष या प्रसन्नता के रूप में प्राप्त आय, जैसे परिवार में स्नेह हो गया, प्रेम, सुरक्षा और सम्मान की भावना हो गई, तो ये क्या आती है? आत्मीय आय के अंदर आती है, जिससे लोगों को आत्मीय संतुष्टि मिलती है, तो उसे आत्मीय आय कहा जाता है। धन क्या होता है? तो धन वह माध्यम है जिससे हम अपना कार्य कर सकते हैं। यानी आज के टाइम में अगर आप देखें तो धन एक ऐसा माध्यम है जिससे सारे काम किए जाते हैं। ठीक है ना, यह वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय का माध्यम होता है। तो ठीक है, मुद्रा को या धन को क्या कर सकते हैं भाई? ये विनिमय का माध्यम है, यानी कोई भी वस्तु लेनी है, कोई भी सेवा लेनी है, तो आप इसी के जरिए ले सकते हैं।
धन के मुख्य कार्य क्या हैं? तो देखिए धन का पहला मुख्य कार्य है विनिमय का माध्यम है, यानी धन का उपयोग वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान में किया जाता है। जैसे वस्तु के बदले पैसे का लेन देन होता है, यानी आपको कोई भी सामान लेना है तो आपको क्या करना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो पहला काम क्या है? विनिमय का माध्यम है। दूसरा कह सकते हैं मूल्य का माप होता है। तो धन से किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाता है, यानी आप कोई भी वस्तु अगर लेनी है या किसी सेवा को आपको लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? वस्तु और सेवा की जो है एक वैल्यू देनी पड़ती है। तो मुद्रा क्या करती है? उसी वैल्यू का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 किलो चीनी की कीमत 45 रुपए है। ठीक है ना, तो जो चीनी है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू जो रखी गई है, माप रखी गई है, वो पैसे में रखी गई है 45 रुपए। ठीक है, तो ये क्या करती है भाई? किसी भी वस्तु या सेवा का एक मूल्य निर्धारण कर देती है। धन आय क्या होती है? रुपए या पैसे के रूप में प्राप्त क्रय शक्ति जो एक निश्चित अवधि, चाहे सप्ताह, महीना या वर्ष में परिवार की कुल आय में जुड़ती है, उसे धन आय कहा जाता है। ठीक है, यानी रुपया पैसे के रूप में जो भी आप अर्जित करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है? धन आय कहलाती है। ठीक है, जैसे वेतन हो गया, मजदूरी, किराया, ब्याज, कमीशन, ये सारा अगर आपको रुपया पैसे में मिल रहा है तो आप कह सकते हैं भाई ये आपकी धन आय है। वास्तविक आय क्या होती है? तो एक निश्चित अवधि में मानव की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध सामान और सेवाओं का प्रवाह ही वास्तविक आय कहलाता है। तो कोई भी एक निश्चित अवधि में आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी आवश्यकताएं पूरी कर रही है, आपकी सेवाएं पूरी कर रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं? वास्तविक आय कह सकते हैं। ठीक है, यह आय जो आप देखेंगे नगद में नहीं होती बल्कि वस्तु या सुविधा के रूप में होती है। तो आपको ये नगद में नहीं मिलती, किसी वस्तु या सुविधा के रूप में आपको मिलती है। ठीक है, जो वास्तविक आय होती है। तो वास्तविक आय के प्रकार, एक प्रत्यक्ष आय होती है, यानी इसमें धन का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध सेवाएं तथा वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। जैसे आप घरेलू बागवानी कर रहे हैं, भोजन का पकाना हो गया, सामुदायिक सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है ना, उद्यान हो गया, सड़कें हो गई। तो ये सारे क्या है? ये भी एक तरह से कहें तो भाई प्रत्यक्ष आय जो आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, पैसे के रूप में नहीं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल तो कर रहे हैं, तो ये भी आपकी एक आय होती है, प्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय, ये वस्तु तथा सेवाएं जो विनिमय धन के कुछ साधनों के बाद ही प्राप्त हो पाती हैं। ठीक है, तो कुछ वस्तु और सेवाएं होती हैं भाई, अगर आपको उसका इस्तेमाल करना है तो धन देना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष आय। यानी अच्छी किस्म की सब्जी की खरीदारी के लिए धन एवं योग्यता कौशल का प्रयोग करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए भाई आपको अगर एक कोई भी अच्छा सामान लेना है तो आपके अंदर कौशल भी होना चाहिए पैसे के साथ। ठीक है, तो ये क्या होती है? आपकी अप्रत्यक्ष आय होती है। ठीक है, जो आपका कौशल है। मानसिक आय क्या होती है? यह संतोष या प्रसन्नता जो किसी वस्तु, सेवा या वस्तुगत उपयोग के बाद प्राप्त होती है, उसे मानसिक आय कहा जाता है। इसे वास्तविक आय से प्राप्त संतोष भी माना जाता है। यानी अगर कोई भी आपने सामान लिया और उसको लेने के बाद अगर आपको अंदर से संतुष्टि मिल रही है उसका इस्तेमाल करने के बाद, तो आप कह सकते हैं भाई कि वास्तविक आय जो है आपकी संतोष है। ठीक है, यानी आपको किसी चीज से खुशी मिल रही है तो वो क्या है? आपकी वास्तविक आय है। उदाहरण, परिवार के साथ भोजन करने से मिलने वाला सुख। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका मानसिक आय होती है। दूसरों की सहायता करने से मिलने वाला मानसिक संतोष। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? आपकी मानसिक आय या आत्मीय आय होती है। आय प्रबंधन क्या है? तो सभी प्रकार की आय का नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन करना ताकि उपलब्ध स्रोतों से अधिकांश संतुष्टि प्राप्त की जा सके, यही आय प्रबंधन कहलाता है। यानी जो भी आपके पास आय है, आप उसको अच्छे से नियोजित कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, उसके बाद उसका मूल्यांकन कर रहे हैं भाई आपने सही जगह खर्चा किया है नहीं किया है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो क्या होती है? आय प्रबंधन से जुड़ी होती है, क्योंकि इससे आपको क्या मिलती है भाई? संतुष्टि मिलती है और आपको लगता है कि भाई आपने अपने आय का सही इस्तेमाल किया है। उद्देश्य क्या होता है इसका? परिवार की आय का सर्वोत्तम उपयोग करना, कि भाई जो भी परिवार की आय है उसको अच्छे से उपयोग किया जाए। ठीक है, आवश्यकता और इच्छाओं में संतुलन बनाना, कि भाई जो आवश्यकताएं हैं उनको पहले देखा जाए, जो इच्छाएं हैं उनको भविष्य के लिए देखा जाए। जिस तरह से आय आएगी तब उन चीजों को देखा जाएगा, तो मैनेज करना भी जरूरी होता है। बचत और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है भाई, तो बचत जरूरी होती है क्योंकि वो पैसा भविष्य में किसी परेशानी में काम आ सकता है। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट है आय प्रबंधन में। बजट क्या होता है? तो बजट प्रबंधन का पहला चरण है यह भविष्य के खर्चों की योजना, जिसमें यह तय किया जाता है कि उपलब्ध आय का कितना भाग किस कार्य में उपयोग होगा। तो बजट क्या है या बजट प्रबंधन क्या है भाई? कि जो भी आपकी आय आई है आप पहले से ही ये सुनिश्चित कर लेते हैं कहाँ कहाँ और किन किन कामों में खर्च करना है। उदाहरण, महीने भर के लिए भोजन, कपड़े, शिक्षा और मनोरंजन पर खर्चा तय करना, क्या हो गया? ये बजट ही है भाई, कि आप पहले ही जब आय होती है उस आय में इन सब चीजों को पहले ही भाई तय कर लेते हैं कि ये सारी चीजें इसमें करी जाएंगी। ठीक है, ये खर्चा किया जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं? बजट प्रबंधन कहते हैं। बजट किन बातों पर निर्भर करता है? तो यथार्थवादी और लचीला होना, यानी बजट को परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सके, कि भाई अगर लग रहा है कुछ उसमें बदलाव करना है तो किया जा सके।
उपयुक्तता, जिस उद्देश्य के लिए बजट बनाया जा रहा है उसके लिए उपयुक्त तो होना चाहिए। तो भाई जिस उद्देश्य के लिए आप बजट बना रहे हैं उसका ख्याल जो है वो जरूरी रखना। नियंत्रण एवं मूल्यांकन की गुणवत्ता, बजट तभी सफल होता है जब खर्चे का नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है। तो भाई बजट जो आपने बनाया है, आपने बजट बना दिया भाई इतना पैसा हम खर्च करेंगे, और आप रोज उस पैसा खर्च कर रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे कि भाई जो बजट आपने बनाया था उसके अनुरूप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका बजट जो है वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए बजट को भाई जब बजट बनाया उसके हिसाब से अगर आप काम कर रहे हैं तो उन खर्चों को जो भाई नियमित परीक्षण करना जरूरी होता है, देखना कि भाई जो खर्चा कर रहे हैं वो बजट से इधर उधर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर हो रहा है तो उसका फिर मूल्यांकन करना कि भाई किस तरह से जो हमने बजट बनाया है उसके आधार पर ही खर्चा किया जाए, ठीक है। फिर आता है धन प्रबंधन में नियंत्रण। तो नियंत्रण धन प्रबंधन का दूसरा चरण है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि वित्तीय योजना सही दिशा में चल रही है या नहीं, या आवश्यक सुधार करना। तो धन प्रबंधन में नियंत्रण का मतलब भाई आपने जो भी बजट बनाया है या जो भी आपकी आय है जो आप उसको खर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो आवश्यकता अनुसार है कि नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको चेंज भी किया जा सके। प्रकार क्या है, तो सबसे पहले जांच करना, यानी योजना के अनुसार खर्च हो रहा है या नहीं यह देखना। फिर समायोजन, असंतुलन होने पर सुधार करना। अगर आपको लग रहा है भाई कि आप ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करें, सुधार करें। जांच के प्रकार क्या है भाई, सबसे पहले मानसिक जांच, खर्चे को याद रखकर तुलना करना, ठीक है भाई, उसको याद रखें और उसके बाद उसकी तुलना करें। यांत्रिकीय जांच, रिकॉर्ड और खातों के माध्यम से आय व्यय देखना। तो आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए भाई, जो भी आपने खर्चा किया उसका रिकॉर्ड रखें ताकि आप आय और व्यय को सही से देख सकें। तो मूल्यांकन लास्ट में जरूरी होता है, अंत में ये देखना कि लक्ष्य पूरा हुए हैं या नहीं, बिल समय पर भरे गए हैं, खर्चे और बचत संतुलित रही है या ना रही है। मूल्यांकन करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। बचत और निवेश क्या है, तो देखिए बचत भविष्य के उपयोग के लिए वर्तमान आय संसाधनों के एक हिस्से को अलग रखना बचत कहलाता है। यानी जो भी आपके पास आय है, पैसा है, आपके जो भी खर्चे हैं उन खर्चों को निकाल कर एक ऐसी एक थोड़ा सा पार्ट उसका आय का भविष्य के लिए जो बचाना है वही क्या होती है, बचत कहलाती है। अर्थात आज की आय में कुछ भाग भविष्य की आवश्यकताओं या अल्पकालीन आपातकालीन स्थितियों के लिए सुरक्षित रखना, ठीक है। तो भाई भविष्य में अगर आपने कुछ सोच रखा है करने के लिए तो उसके लिए आप पैसा बचा लें। या फिर भाई हो सकता है आपको लगता है कि अगर आपकी उतनी आय नहीं है और भविष्य में अगर कोई आपातकालीन समस्या आ जाती है तो आप धन का प्रबंध कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए पहले से जो हम क्या करते हैं, बचत करते हैं, तो उसे भी क्या कहा जाता है, बचत कहा जाता है, ठीक है। बचत के लिए आवश्यक बातें, परिवार के सभी सदस्यों में अनुशासन, नियोजन, सहयोग और पारिश जो परिश्रम है वो आवश्यक है। तो भाई सबको अनुशासित रखना कि भाई समय पर जो बचत करनी है, ठीक है, खर्चे का हिसाब रखना है, ठीक है, और सबको सहयोग करना है, तब जाके बचत को जो आप अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। उदाहरण, मासिक वेतन से कुछ राशि बैंक में जमा करना, बिजली या पानी की बचत करना, ठीक है। तो इससे भी क्या कर सकते हैं भाई, आप पैसा बचा सकते हैं कि आपको भाई जो आय है उसका एक साधन आप बचत के रूप में कहाँ रखें, बैंक में रखें, ठीक है। या भी आप पानी और बिजली का ज़्यादा वेस्ट ना करें, ठीक है, जिससे आपका जो है पैसा यहाँ से भी कुछ बचाया जा सके। निवेश क्या होता है, बचाई गई धनराशि का ऐसा उपयोग करना जिससे भविष्य में अधिक उत्पादन या लाभ प्राप्त हो सके, उसे निवेश कहा जाता है, ठीक है। यानी अगर आपके पास कुछ धनराशि बच गई है तो आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपका पैसा जो है वो बढ़े, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। अर्थात बचत का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना ताकि उसे आगे चलकर आर्थिक लाभ मिल सके। यानी जो भी आपके पास बचत है उसको आप ऐसे यूज करें ताकि उस बचत से भी आपको क्या मिले, फायदा मिले, ठीक है ना, लाभ मिले। निवेश के प्रकार क्या है, तो भाई पहला आता है आपका भौतिक परिसंपत्ति वाला, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, भूमि, घर या सोना आदि खरीद सकते हैं। ऐसे निवेश जिनका रूप भौतिक वस्तु का होता है, ठीक है, तो भौतिक वस्तु के रूप में भाई आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने पैसे को। वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे बैंक में जमा कर सकते हैं, डाकघर खाते, बीमा पॉलिसी, शेयर, ये सब चीजें ले सकते हैं। तो ऐसे निवेश जो धन के रूप में सुरक्षित या बढ़ने वाले साधन होते हैं, ठीक है। तो एक वित्तीय परिसंपत्ति का मतलब क्या है भाई, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इससे एक समय समय पर आपका पैसा जो बढ़ेगा और अब आपको जरूरत होगी तो आप उसको आसानी से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। भौतिक परिसंपत्ति में क्या होता है भाई, आप भूमि ले लेंगे, घर ले लेंगे, सोना ले लेंगे, ठीक है ना, अचल संपत्ति होगी, ठीक है। तो ये भी जो एक निवेश का रूप होता है तो ये वस्तु के रूप में आपके पास रहता है, ठीक है। स्मार्ट निवेश के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, तो देखिए मूल राशि की सुरक्षा करना, तो निवेश ऐसा हो जिसमें पूंजी सुरक्षित रहे और जोखिम कम हो, ठीक है। तो पैसा ऐसी जगह लगाओ, आप ऐसी जगह निवेश करो जहां पर भाई आपका पैसा बढ़े भी और जोखिम कम हो। जैसे सरकारी बॉन्ड आप खरीद सकते हैं, बैंक में एफडी कर सकते हैं, तो ये क्या होती है, सिक्योर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप निवेश करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, जोखिम नहीं होगा। तर्क संगत लाभ, निवेश से स्थिर और उचित लाभ मिलना चाहिए, अत्यधिक लालच से बचें। तो भाई जो आप
निवेश कर रहे हैं वो स्थिर होना चाहिए और उचित लाभ वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप किसी के झांसे में आ जाए, वो कहे भाई हम आपको आपके पैसे को दुगना कर देंगे, आप लालच में उसे पैसा दे दे और बाद में वो पैसा लेके भाग जाए। तो भाई ये भी है, तर्क संगत लाभ के लिए ही आगे जाना चाहिए, अधिक लालच में पड़ के अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तरलता, निवेश जरूरत पड़ने पर आसानी से नगद में बदला जा सके। ठीक है, जैसे बैंक सेविंग अकाउंट हो गया, तो भाई पैसा ऐसा जगह लगाएं कि अगर आपको जरूरत है तो तुरंत मिल जाए। ठीक है, ज्यादा वेट ना करना पड़े। वैश्विक परिसंपत्तियों का ध्यान दें, निवेश से पहले बाजार, मंदी, महंगाई जैसी परिस्थितियां होती हैं उनको समझ लें। भाई आप पैसा अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस समय अगर मार्केट ऊपर चल रहा है, आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया और कुछ समय बाद मार्केट गिरेगा, तो आपको क्या हो सकता है भाई, नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीजों को पहले आप ध्यान में रखें, उसके बाद पैसे में निवेश करें। सुलभता और सुविधा, निवेश का तरीका सरल और प्रबंधनीय हो, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, बैंक खाते हो गए, तो ये ऐसी जगह होती है जहां पर भाई आपको सुलभता और सुविधा हो, आप आसानी से चीजों को अगर नहीं समझते हैं तो कोई आपके बिहाफ से जो है आपको चीजें समझाए। ठीक है ना, आपके जो भी निवेश है उसके फायदे आपको बताए या आपके लिए काम करें। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या बैंक खाते हो गए। तो ये क्या होते हैं भाई, आपको बताते हैं कि आपके निवेश से कितना फायदा होगा, क्या होगा। तो इन सब चीजों में जो है इन्वेस्टमेंट करना आसान भी होता है। ठीक है, और आपको लाभ भी अच्छा मिल जाता है। आवश्यकता वस्तुओं में निवेश करें, आवश्यक वस्तुओं में जैसे भूमि, सोना, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी स्थायी मांग वाली चीजों में निवेश जो है वो ज्यादा सही रहता है। कर कुशलता, ऐसे निवेश चुने जिनमें कर में छूट मिले, जैसे पीपीएफ हो गया, एलआईसी हो गया। ठीक है ना, तो एनएसएस हो गया। तो ऐसे ही मतलब जो गवर्नमेंट संबंधित चीजें, जो गवर्नमेंट जो नई स्कीमें निकालती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी स्कीमें हैं उनमें आप ज्यादा निवेश करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको भाई टैक्स में छूट भी मिलेगी और प्लस में आपका इन्वेस्टमेंट जो है ज्यादा लाभ भी देगा। निवेश उपरांत सेवा, निवेश के बाद अच्छी ग्राहक सेवा और अपडेट की सुविधा हो। तो भाई आप जहां निवेश कर रहे हैं आपको अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आप पैसा जमा कर लें फिर अपने पैसे के लिए भाग दौड़ी करनी पड़े आपको। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। समय अवधि, अपने लक्ष्य के अनुसार अवधि तय करें, जैसे लघु अवधि 1 से 3, मध्यम 3 से 5 और दीर्घ 5 से ऊपर। तो जैसा आपको लगता है कि भाई आपका लक्ष्य है उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, निवेश किया जाना चाहिए। क्षमता, निवेश हमेशा अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही हो। तो भाई जो निवेश कर रहे हैं, जो आपकी आर्थिक क्षमता, जितना आपके पास पैसा है उसके हिसाब से ही करें। ठीक है ना, ज्यादा ना करें ताकि, और लोन वगैरह लेके या इस तरह से निवेश ना करें जिससे आपको बाद में नुकसान हो सके। बचत एवं निवेश के अवसर, तो देखिए बचत और निवेश के लिए हमारे पास अनेक विकल्प उपलब्ध हैं जहां व्यक्ति या परिवार अपनी धनराशि सुरक्षित रखकर लाभ प्राप्त कर सकता है। तो भाई बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है आपको बचत एवं निवेश के, तो आप कहीं भी कर सकते हैं। बस याद रखना भाई वो चीजें सही हों। ठीक है ना, गलत चक्कर में ना पड़े, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें हों, जो गवर्नमेंट से जिनको मान्यता प्राप्त हो, तो ऐसी जगह पे निवेश करें तो ज्यादा फायदा होगा। इन अवसरों का चयन व्यक्ति की आय, आवश्यकता और जोखिम वहन क्षमता के अनुसार किया जाना चाहिए। तो भाई जो भी आपको अवसर मिल रहा है निवेश करने का, तो व्यक्ति अपनी क्षमता, अपने पैसे जितने वो कमा रहा है उसके अनुसार ही चीजें करनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। बचत एवं निवेश के अवसर अगर देखें तो डाकघर है, छोटी बचत योजनाएं जैसे आवर्ती जमा, मनी बैंक, मासिक आय योजना, तो बहुत सारी स्कीमें निकलती हैं डाकघर में, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमा सकते हैं। बैंक हो गया, बचत खाता हो गया, सावधि यानी फिक्स डिपॉजिट वगैरह आप कर सकते हैं। आवर्ती जमा, रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह होता है, यानी ये ऐसी कुछ स्कीमें होती हैं जिससे आपको लाभ ज़्यादा मिलता है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। तो इन सब चीज़ों में आप पैसा लगा के, निवेश करके आप पैसा जो है कमा सकते हैं, अच्छा रिटर्न ले सकते हैं अपनी सेविंग पर। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई, निवेशकों को सुरक्षित और विविध योजनाएं प्रदान करना। तो ठीक है, तो ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये क्या करता है भाई, जो भी निवेशक हैं उनको सुरक्षित और बहुत सारी योजनाएं बताता है जिसमें आप पैसा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र एनएससी, सरकार द्वारा संचालित सुरक्षित बचत साधन है, तो आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड है ये। बंधन पत्र, सरकार या कंपनियों द्वारा जारी निश्चित ब्याज पर आधारित। तो कई बार कंपनियां जो होती हैं, सरकार होती है भाई, एक बंधन पत्र बनाती है कि भाई आप इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वहां पे भी आपको प्रॉफिट हो सकता है, आप निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल निधि, सामूहिक निवेश का साधन, निवेश अपना धन एकत्र करके और विशेषज्ञ से विभिन्न शेयरों में लगाते हैं। तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा ऑप्शन होता है भाई। आपको अगर शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है तो आप किसी भी, कोई भी जो म्यूचुअल फंड है उसमें क्या करेंगे, आप पैसा लगाते रहेंगे। एक मासिक लगा सकते हैं, एक साथ भी लगा सकते हैं जितना आपके पास पैसा है। तो जो भी भाई म्यूचुअल फंड के जो सामूहिक निवेशक होते हैं उनको बाजार की अच्छी नॉलेज होती है, तो वो आपके पैसे को क्या करते हैं भाई, उन शेयरों में लगाते हैं जहां पर प्रॉफिट मिल सके। ठीक है ना, खुद कुछ जो पार्ट जो होते हैं वो ब्रोकरेज के रूप में अपने लिए लेते हैं। ठीक है, बाकी सारा पैसा वो आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं और जितना लाभ होता है वो आपका होता है। ठीक है, अगर आपको शेयर मार्केट की समझ नहीं है तो म्यूचुअल फंड जो है बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जिसमें आप निवेश करके पैसा कमा सकते हैं। ठीक है।
लोक भविष्य निधि दीर्घकालीन बचत साधन कर में छूट के साथ। तो भाई लोक भविष्य निधि है, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी ऐसी स्कीमें चलती हैं, यहाँ पर भी आप पैसा लगा के क्या कर सकते हैं, अ, बचत करके आप पैसा अच्छा बना सकते हैं। समूह आधारित बचत योजना जिसमें सदस्यों के योगदान से एकमुश्त राशि दी जाती है। तो चिट फंड भी होते हैं जिसमें भाई सारे लोग इकट्ठा होकर एक साथ पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद उसको अलग अलग लोगों को जो है लोन वगैरह के रूप में देते हैं और वहां से भारी इंटरेस्ट कमा के आपको देते हैं। तो सामुदायिक रूप से चलाया जाता है, ठीक है। जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा, तो सुरक्षा और बचत दोनों का संयोजन होता है। तो भाई अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसा जीवन बीमा करा लें जिससे आपका परिवार सुरक्षित रहे अगर भविष्य में आपको कुछ हो जाता है, तो ये आपको एक आप जो है ये अच्छा ऑप्शन मिलता है जीवन बीमा का। चिकित्सा बीमा, ठीक है ना, अगर कोई भाई हो सकता है भविष्य में बीमार हो जाए या ऐसी बीमारी हो जाए उसे कि भाई उसका खर्चा वहन ना कर पाए, तो वो क्या करेगा भाई, पहले से ही चिकित्सा बीमा लेकर रखेगा, तो सारा खर्चा जो है बीमा कंपनियां उठाती हैं, तो वो अनावश्यक जो खर्चे होते हैं उससे बच जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पेंशन योजना वृद्धावस्था के लिए आयु सुरक्षा का साधन, ठीक है भाई, आप क्या कर सकते हैं, अपने बुढ़ापे को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। हो सकता है भाई बुढ़ापे में आपके पास पैसा ना हो तो आपको समस्याएं आएंगी, तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे पहले ही पैसा जमा कर लेते हैं, तो भविष्य में जब आप भाई वृद्ध हो जाएंगे, ठीक है ना, बूढ़े हो जाएंगे, तो उस समय जो है आपको पैसे जो है निश्चित टाइम पर मिलते रहेंगे ताकि आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, किसी पे डिपेंड ना हो। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है। राष्ट्रीय बचत योजना सरकारी स्तर पर सुरक्षित और निश्चित लाभ वाली योजना है। तो गवर्नमेंट जो भाई राष्ट्रीय बचत योजना बहुत सारी बनाती है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके भी जो है पैसा बना सकते हैं। शेयर एवं ऋण पत्र, तो कंपनियों में निवेश करके लाभांश या ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है, अगर अच्छे से आप नॉलेज ले लेते हैं, तो वहां पर क्या कर सकते हैं, शेयर वगैरह खरीद के आप अच्छा जो है वहां पर पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। भविष्य निधि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए दीर्घकालीन बचत योजना, ठीक है। तो भविष्य निधि बहुत सारी होती है, पीएफ वगैरह योजनाएं चलाई जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कि भाई गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे काटती है और बाद में जब आप नौकरी छोड़ते हैं तो उस समय इकट्ठा पैसा आपको मिल जाता है, ठीक है। स्वर्ण घर और भूमि, तो भौतिक संपत्ति में निवेश मूल्य वृद्धि के साथ सुरक्षा भी देते हैं। तो भाई आप भौतिक में भी निवेश कर सकते हैं, आप चाहे तो भाई सोना खरीद लें, घर खरीद लें, ठीक है, या कोई जमीन खरीद लें, तो वो भी क्या होती है, समय के साथ उसकी भी कीमत बढ़ती है, तो आपका निवेश जो होता है वो भी अच्छा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। साख क्रेडिट क्या होती है, तो साख शब्द लैटिन भाषा के शब्द क्रेडो से बना है जिसका अर्थ है मैं विश्वास करता हूँ, ठीक है। क्रेडिट का मतलब है भाई मैं विश्वास करता हूँ, अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ उधार तो वो मुझे वापस कर देगा, तो क्रेडिट का मतलब है विश्वास के तौर पर किसी को पैसा देना। तो इसका तात्पर्य है वर्तमान में धन वस्तु या सेवा प्राप्त करना और भविष्य में उसका भुगतान करना, ठीक है। तो मैं आज आपको पैसा दे, आप कोई भी सामान अगर कहीं लेने जा रहे हैं तो भाई बैंक आपको एक कार्ड देता है ऐसा, ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड देता है कि भाई मैं विश्वास करता हूँ इस बंदे पे, ये आज मेरे से उधार ले रहा है, कल ये जो भी खरीदारी करेगा वापस हमें उसका जो भी पेमेंट है वो कर देगा, ठीक है। तो इस विश्वास पर क्रेडिट कार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट जितने भी बैंक हैं बैंकों की तरफ से, ठीक है, यानी खर्चा आज करो और भुगतान बाद में करो। साख की आवश्यकता क्या है, तो परिवार अपनी आवश्यकताएं आकस्मिक परिस्थितियों और सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए साख का उपयोग करता है। तो भाई कई बार आवश्यकताएं ज्यादा होती हैं, कई बार समस्याएं आ जाती हैं, परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, पैसों की जरूरत होती है, नहीं मिल पाती कहीं से, तो ये क्या करते हैं भाई, एक अच्छा ऑप्शन होते हैं कि आप तुरंत उस पैसे को खर्च कर सकते हैं और फिर बाद में भविष्य में आप उसको चुका सकते हैं, ठीक है, तो किसी के पास जाना नहीं पड़ता। मुख्य कारण क्या है, तो जब वस्तु की कीमत अधिक हो परंतु भुगतान संभव ना हो, जैसे घर या जमीन खरीदना, ठीक है, तो उस समय इसका यूज किया जा सकता है। बीमारी या आपातकालीन परिस्थितियों में चिकित्सा खर्च के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। विवाह या धार्मिक रस्मों में खर्च हेतु उपयोग हो जाता है। परिवार में किसी सदस्य के निधन या संकट की स्थिति में भी तो भाई क्रेडिट जो होता है हर कोई लेता ही है, ठीक है। और आजकल तो भाई नॉर्मल है क्रेडिट कार्ड का चलन, हर कोई क्रेडिट कार्ड रखता है भाई, खर्चा आज करता है, ठीक है ना, और पैसा बाद में जमा करता है। कोई लोग भाई आजकल देखते हैं जो है स्टैंडर्ड के तौर पर भी खर्चा करते हैं लोग पैसा और बाद में भरते हैं, ठीक है, और कुछ जरूरतों के हिसाब से लोग पैसा खर्च करते हैं और बाद में भरते हैं, ठीक है। साख के मुख्य स्रोत क्या हैं, तो सहकारी बैंक से आपको मिल जाता है क्रेडिट, क्रेडिट संघ बनाए गए हैं बहुत सारे, क्रेडिट सोसाइटी हैं, वो भी आपके ऊपर अगर भरोसा करती हैं, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, ठीक है ना, आप अच्छा सब चीज मैनेज कर रहे हैं, तो आपको क्या दिया जाता है, कृषि बैंक के द्वारा भी दिया जाता है भाई, जो कृषि बैंक होते हैं वो भी किसानों वगैरह को क्रेडिट देते हैं भाई, क्योंकि उनको बहुत सारे कामों में पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जैसे बीज वगैरह हो गया, खाद वगैरह हो गया, ठीक है, तो इसके लिए उनको भी दिया जाता है भाई, ताकि वो अपना एग्रीकल्चर अच्छे से कर सके, जब उनकी फसल हो जाए तो वो क्या करें, बाद में चुका सकें। वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक जो होते हैं, जो हमारे एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सारे कमर्शियल बैंक है, ये सब क्रेडिट कार्ड देते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य स्रोत है जहाँ से आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, ठीक है, और अपना जो भी खर्चा है वो कर सकते हैं और फिर बाद में उसको भर भी सकते हैं। क्रेडिट के 4 सी होते हैं। सबसे पहला भाई सिद्धांत चरित्र, चरित्र उधार लेने वाले व्यक्ति को ईमानदार और विश्वसनीयता से, भाई तो क्रेडिट सबको नहीं मिलता, उसके 4 चरित्र होंगे तभी क्रेडिट कार्ड भी मिलता है या क्रेडिट भी मिलता है, ठीक है। ईमानदारी और विश्वसनीयता, अगर वो ईमानदार है, विश्वसनीय है, तभी उसको दिया जाता है। क्षमता, ऋण चुकाने की वित्तीय योग्यता,
और आय स्रोत, यानी भाई जो भी क्रेडिट ले रहा है उसका चरित्र सही है ना भाई, कि वो अच्छा है ना, व्यक्ति ईमानदार तो है, विश्वसनीय तो है, वो पैसा चुका देगा। दूसरा भाई उसकी क्षमता तो है, यानी वो वित्तीय योग्यता तो रखता है। उसकी आय तो इतनी है कि भाई वो जितना कर्जा ले रहा भविष्य में चुका सके, कहीं उसकी आय नहीं है और इतना कर्जा ले वो आज में चुका ना सके, तो ये चीज जरूरी है। फिर आता है कैपिटल पूंजी, व्यक्ति की कुल संपत्ति या आर्थिक स्थिति। तो व्यक्ति की भाई कुल संपत्ति जो है वो आर्थिक स्थिति भी देखी जाती है, ठीक है। मान लीजिए अगर भाई उसके पास आय नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके पास संपत्ति तो है कि उस संपत्ति से वो क्या करेगा, उधार को चुका लेगा, ये चीज भी देखी जाती है। संपार्श्विक, ठीक है ना, कोलेटरल, ऋण के बदले दी गई सुरक्षा या गारंटी, ठीक है। यानी अगर आपने भाई क्रेडिट लिया है तो क्रेडिट के बदले आपको क्या देना पड़ता है, कई बार सुरक्षा और गारंटी भी ली जाती है भाई। अगर आप कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो यहाँ से जो है कर्जे को रिकवर किया जाएगा, यानी ऋण को जो है रिकवर, जो आपकी जो क्रेडिट है उसको रिकवर किया जाएगा, ठीक है। तो जब भी भाई आप जाएंगे क्रेडिट लेने तो क्रेडिट के लिए ये जो चार चीजें हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, ये चीज अगर आपके पास है, ये चार चीजें हैं, तभी जो है आपको क्या मिलता है, क्रेडिट मिलता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई कमेंट है तो जरूर करें।